तो स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें, आपके मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीजें आपके 10th क्लास के सिलेबस में हैं। स्टैट बेसिकली डेटा से खेलने वाली चीज है, ठीक है। जो आज आप, हाँ डेटा, ठीक है। डेटा कलेक्शन के आधार पे कई तरीके के डेटा डिफाइन किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो एजेंसी कलेक्ट कर रही है, वही एजेंसी यूज करे, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। जैसे मान लो आपका सीबीएसई 10th क्लास में आपके फॉर्म भरवाएगा, जब आपका सीबीएसई आपके रिजल्ट को पब्लिश करने में या किसी दूसरे कामों में उसको यूज करे, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा फॉर द सीबीएसई। बट मान लो वहां से कहीं डेटा लीक हो जाता है और वो डेटा किसी कॉलेज, कोचिंग में पहुंचता है, जब वो आपको कॉल करते हैं तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, कि कलेक्ट तो किसी और ने किया है और यूज कोई और कर रहा है। जैसे कई बार आप अपने पेरेंट्स से पूछना, उनके पास बैंक लोन के लिए फोन आता है जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया। सोलर के लिए फोन आता है जबकि आपने अप्लाई नहीं किया। भाई अलग अलग जगहों से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से फोन आते हैं, तो बेसिकली कहीं आपने कुछ अपना डेटा दिया है और वो डेटा, जिसे अपन कहते हैं ना डेटा लीक हो गया, वो डेटा किसी दूसरे के पास पहुंचा और वो आपको कॉल कर रहा है। तो आज की जो पूरी दुनिया है दैट इज रिगार्डिंग योर डेटा, ठीक है। आपके 10th क्लास के स्टैट में बहुत कम चीजें दी गई हैं, जितना दिया गया अपन उतना ही पढ़ेंगे। एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई डेटा कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, डेटा रिपीट्स itself is known as frequency। लिखते हुए, एक टर्म आता है इंडिविजुअल डेटा और एक टर्म आता है ग्रुप डेटा। ग्रुप में भी आपके पास कंटिन्यूअस डेटा और डिसकंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा में हमारे सामने लिखो, मान लो कि हमारे तारुष ने इंडस्ट्री खोली, ठीक है, और तारुष सैलरी दे रहा है, लोगों को सैलरी दे रहा है। अब चाहे वो लास्ट डे ऑफ द मंथ दे या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ दे, तो जब वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ दे रहा है तो किस पर्सन के पास कितनी सैलरी गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ या ना, किस पर्सन के पास कितनी सैलरी गई, एक डेटा शीट ये बनेगा। जैसे आपका स्कूल जो है,
आपका सारे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, तो क्या लिखते हैं? जैसे मान लो कहेंगे तारुश जो भी है एक्स मार्क्स, भव्य वाई मार्क्स। तो ये जो भी चीज है इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है। मतलब हर पर्सन के सामने उसके डेटा को लिख दिया गया, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डेटा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में भी हम एक तरीके से समझे तो दो तरीके के डेटा आएंगे। एक डेटा आएगा कंटिन्यूअस, कि आपके स्कूल ने किया कि भैया 0 से 10 ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यही है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स है आपका एक्सआई। 0 से 10 के बीच मान लो दो बच्चे हैं, 10 टू 25 हैं, 20 टू 37 है, 30 टू 40 15 है, 40 टू 50 20 है। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूअस डेटा है। ये डेटा क्या कहलाता है बेटा? कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपके पास सैलरी दी जाए, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां हम बात कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्लास इंटरवल क्या होता है, ये सब अपन 9th में सीख के आए हैं। मैं क्वेश्चन में ही, हाँ एक क्वेश्चन आपने गलत किया था, वो क्या था? क्लास विर्थ थी कि क्लास इन, हाँ याद? तो मैं बता रहा हूं ना तेरे को, जो तूने गलती की थी, क्लास विर्थ पूछ दिया था इंटरवल की जगह। तो सैलरी, लेटेस्ट सपोज 5000 सैलरी है, नंबर ऑफ वर्कर 7 है, 10,000 सैलरी है, नंबर ऑफ वर्कर 8 है। तो यहां पर पूरी तरीके से डिसकंटिन्यूअस है तो ग्रुप ही। इंडिविजुअल आपको बात नहीं करनी है कि किसको कितना मिला, लेकिन ये चीज जानना चाह रहा है कि भाई मैंने किसको कितनी सैलरी दी। एक है कि इंडिविजुअली किसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, एक है कि मेरे पास एवरेज या मीन सैलरी कितनी आई है। उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया कि भैया मैं 5000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, तो 5000 कितने लोगों को दिया, 10,000 कितने लोगों को दिया, 15,000 कितने लोगों को दिया। ये भी एक ग्रुप ही है। डन, नोट करते हुए।
प्लीज, पहला पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो है मीन। मीन को ही हम एवरेज भी कहते हैं, और बेसिकली यही आपका अरिथमेटिक मीन भी कहलाता है। जो आप मीन निकाल रहे हैं ना, वो गिवन डेटा का अरिथमेटिक मीन भी कहलाता है। मीन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो मीन आप बात करने जा रहे हैं वहां पर एवरेज से है, ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन से है। पहली बात है फॉर इंडिविजुअल डेटा, लिख लो, फॉर इंडिविजुअल डेटा। फॉर इंडिविजुअल डेटा, if x1, x2, x3 up to xn are n observations, if x1, x2, x3 up to xn are the n observations, then mean of above data is x bar. X bar is equals to x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. यह है मीन। इसी को आपने कहा समेशन xi I is equals to 1 to n upon n. इस स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बता रहा हूं ना, पूरा लिख तो ले यार। मतलब बताने से पहले बोलते हैं, बोलो, बताने तो दो। इतनी भी नहीं होनी चाहिए, ये आई है, वन नहीं है। नोट, इसका मतलब होता है समेशन और एडिशन।
समेशन और एडिशन। जब आप कहते हैं ए आई, समेशन ऑफ ए आई, हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या है ये समझो पहले। इसका मतलब है आई 1 हुआ तो यहां आएगा 1, फिर आगे आई गया ये सिंबल आया मतलब प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, यहां आया 2, A2 समेशन प्लस, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, यहां जहां कहीं भी आई है वहां आएगा 3, फिर प्लस, चलते चलते कहां तक जाएगा, जो इसकी अपर लिमिट है। दिस इज लोअर लिमिट ऑफ आई, यहां जो लिखा जाता है वो होता है अपर लिमिट ऑफ आई। एक आई की लोअर लिमिट है, दूसरी आई की अपर लिमिट है। हाँ बेटा, क्या चीज? भाई प्लस लिखा बेटा, ये समेशन है, इस समेशन का मतलब प्लस होता है, फिर आई की वैल्यू 2 आई, तो जहां पे आई लिखा है वहां पे 2 लिख दो, फिर प्लस हुआ, जहां पे अब आई अपने आप को बढ़ाएगा, आई का मतलब है आई जो है वो 1 से लेके n तक मूव करेगा। ठीक है बेटा, वो अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा और बीच में प्लस साइन आता जाएगा। चले आगे। अब सबसे पहले देखो, मैंने एक बताया, इस पूरे चैप्टर में आपको परेशान ऐसे सिंबल करेंगे और उनमें कोई दम नहीं है, ये भी बता रहा हूं। बस आपको ये समझना है कि सम का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ऐड करना, और कुछ नहीं है। इसका और कोई रोल है ही नहीं तुम्हारे इसमें। लेकिन जब भी तुम ये देखोगे कहोगे यार ये क्या हो गया, पता नहीं क्या है, तो अब मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं, फिर हम वापस से इस चीज पर आएंगे। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं समेशन पे। तुम्हारा स्टार्ट तो भूल ही जाओ अभी, भाई यही चलेगा। स्टार्ट पे हम दोबारा लौटेंगे 2-4 मिनट बाद, पहले इस समेशन को समझ लें। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस जब तक समझा रहा हूं देखते रहो, फिर कहूंगा सारी क्वेरी पूछो। लेट अस सपोज आपसे कहा जाए आई इज इक्वल टू 1 to 5 आई स्क्वायर। समझना, अब मैं तुम्हें समेशन समझा रहा हूं अनन्या सामने। मैंने क्या कहा, ये आई की लोअर लिमिट है और ये आई की अपर लिमिट है। डन। ये आई की लोअर लिमिट, ये आई की, क्या बताया था, सबसे पहले लोअर लिमिट से शुरू करोगे, लोअर लिमिट रखोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे, तब तक चलते रहोगे जब तक अपर वैल्यू नहीं आ जाए। डन। तो चेतन आई की लोअर वैल्यू क्या दी गई है,
तो सबसे पहले क्या रखोगे, जहां जहां आई है वहां 1 रख दिया। फिर क्या करूं, तो पहले प्लस तो लगा ले भाई। प्लस 2, तो आगे क्या लिखूं बताओ, बिल्कुल 2 का स्क्वायर। फिर बीच में प्लस तो बोल भाई, मैं लिखे जा रहा हूं। हाँ, बात समझ में आई सबको कि नहीं आई बोलो। ये पहला एग्जाम्पल लो आओ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 भव्य स्क्वायर लिख देते हैं। भाई ए लिखता ना, भव्य रेज टू पावर आई। अब बोल क्या आएगा, हाँ पहले भव्य की पावर 1 होगा ना, स्क्वायर क्यों होगा। हाँ, प्लस कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या हो तो। ठीक है, अब थर्ड और चलो। सर क्या ही हमेशा 1 से होगा, अरे 1 से ही थोड़ी कर रखा है, मैं तो 3 से करूंगा, 6 तक जाऊंगा। अब की बार 2 रिदांश, डबल डी लिखता है या डी, समझ लो इसमें क्या दिक्कत है, अब जब समेशन समझना है तो समझना है। अब बताओ क्या आएगा, 2 रिदांश रेज टू पावर 8, पहले 3 से शुरू होगा, प्लस 2 रिदांश रेज टू पावर 9, प्लस 2 रिदांश रेज टू पावर 10, प्लस 2 रिदांश रेज टू पावर 11। यहां पे आके रुक जाएंगे अपन, भाई 6 तक पहुंच गए। अरे भाई यहां 6 रखेगा तो 6 + 5 कितना होगा, तो 11 पे रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, उसके बियॉन्ड थोड़ी जाना है। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई। अब देखो इसमें से भी 2 रिदांश कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, रिदांश रेज टू पावर 8 प्लस रिदांश रेज टू पावर 9 प्लस रिदांश रेज टू पावर 10 प्लस रिदांश रेज टू पावर 11। बात समझ में आई कि नहीं आई बता लो। अब बोल ध्रुव, बात समझ में आई कि नहीं आई। नहीं 8 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं ले नहीं रहा हूं, चल यहां पे दिमाग लगा, बस लिखो। इसलिए तसल्ली से बैठे रहोगे, मैं सबको समझा दूंगा यार।
चले आगे। कहाँ खो गया चेतन? बोल दे, बोल दे चेतन। हार्दिक और भव्य बात नहीं। इसको हटा। चले आगे। प्लीज ध्यान देना। तो एक प्रॉपर्टी और है यहां जिसको लिख लो, इज इक्वल्स टू सी टाइम्स समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ai। इससे पहले कि तुम कहो कि सर समझ में नहीं आया, रिदांश वाले एग्जाम्पल में से 2 कॉमन आ गया था। देखो आया था कि नहीं आया था? तो बेसिकली अगर कांस्टेंट है वेयर सी इज कांस्टेंट, उसके बाद क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखने से पहले तो सबसे पहले जो मैंने आपको मीन बताया, उसके बाद हम लोग बेसिकली काम कर रहे थे कि समेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि समेशन का हम काफी यूज करने जा रहे हैं। अब
हम वापस से लौटते हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा। A frequency of data x1 comma x2 comma x3 up to xn are f1 comma f2 comma f3 up to fn respectively. Then mean of data will be, पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। x bar is f1 x1 f2 x2 f3 x3 plus fn xn divided by f1 plus f2 plus f3 up to fn। इसी चीज को अब आप देखेंगे, अब आप इस चीज को समझ पाएंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1 to n। यह है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको आप कैपिटल एन भी कह देते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक इस कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, चार देवियां चारों कोने में बैठाऊंगा। मैं तो आपको बीच में ले लूंगा ना। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉलोइंग टेबल shows the
weight of 12 students. Weight in kilogram. Number of students. Find the mean weight of the students. देखो, आइडियली आपको हॉरिजॉन्टल वे में दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखने का काम भी वर्टिकल किया करूंगा, जिससे कि हमारा काम फटाफट हो जाए, मुझे बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक है, अब समझना, ये आपका एक्सआई है। इधर सभी लोग समझें। 4 लोग हैं, ये हमारे चारों मान लेते हैं, तारुष, हार्दिक, भव्य और रिदांश। इन चारों का वेट 67 kg है। तो मीन निकालने के लिए मीन होता क्या है, हम इस पर बात करें पहले। मीन होता है सारे डेटा का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। क्या कहा मैंने? सारे डेटा का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, दैट इज नोन एज मीन। ओके, अब 67 को 4 से मतलब 4 टाइम्स ऐड करूं या 67 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है भाई। इन सबका, आप मान लो 12 स्टूडेंट्स हो, तो इन सबका डेटा एवरेज वेट मुझे चाहिए। एक है तारुष का ऐड किया, इसका ऐड किया, इसका ऐड किया, सब तुम सबका ऐड करूं, उसकी बजाय मैं जो इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर द सेम वेट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूं। तो इसी को आपने कहा टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। वेट इन केजी, दिस इज योर एक्सआई। जो वैल्यू है उसको आप कहते हैं एक्सआई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आप कहते हैं एफआई। इसीलिए मैंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, और यहां पे मुझे चाहिए एक्सआई इंटू एफआई या एफआई इंटू एक्सआई, जो भी वर्ड आप यूज करें। ये बेसिकली x1 की वैल्यू है 67। पहला डेटा को आपने x1 कह दिया। वो डेटा कितने बच्चों का है? 4 बच्चों का है, तो उसको कहा आपने f1। सेकंड वेट कितना है? 70। ये वेट 3 बच्चों का है, तो f2 जो है वो 3 हुआ। x3 जो है वो है 72, तो f3 कितना हुआ? 2। इसके करस्पॉन्डिंग जो चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। x4 जो है वो है 73, तो f4 कितना हुआ? 2। x5 जो है वो 75, कितना है?
तो सबसे पहले वैसे तो आपको कही रखा है कि 12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप देख भी लें समेशन ऑफ एफ आई 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11। यहां अब आप एफ आई एक्स आई करें, निकालो, इन सबको ऐड करो। ये आ रहा है आपका 843। अब बताओ एफ आई और एक्स आई समझ में आया कि नहीं आया? एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई करना समझ में आया कि नहीं आया? समेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो इन सबको ऐड किया, ठीक है। अब आपने कहा मीन, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 843 डिवाइडेड बाई 12। हाँ, तो क्लास के बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 70.25 kg। फॉर्मूला क्या था? एक ही फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई।